हाय दोस्तों, मैं आदित्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एफएम स्टोरी में स्वागत। घर से निकलने के लिए सुबोध ने जैसे ही अपना ट्रॉली बैग उठाया, सामने से माँ एक थाली में आरती लेकर उसके पास आ गई। आरती उतारने के बाद जैसे ही माँ ने उसके माथे पर रोली का तिलक लगाया, अचानक की थाली उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। फर्श पर हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। रोली के यूं खून बनकर बिखरने के कारण सुबोध काफी घबरा गया। उसने अपने माथे पर हाथ फिराया तो वहां भी रोली की जगह खून ही लगा हुआ था। घबराहट में सुबोध के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी उसकी अलार्म घड़ी ने सुबह के 7 बजाया तो सुबोध बिस्तर से उठ बैठा। हे भगवान, ये कैसा सपना देख लिया मैंने। सपने में मुझे माँ दिखाई दी, जबकि माँ को मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। माँ का मेरा आरती उतारना और फिर हर तरफ खून ही खून बिखर जाना। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अजीबोगरीब सपना देखने के बाद कुछ देर तो सुबोध बहुत परेशान रहा। उसके बाद अपना सामान पैक करने लगा। रात के ठीक 11 बजे वो अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक कोहरे की चादर फैली हुई थी। एक तो रात का समय, ऊपर से कड़कती ठंड, इसलिए सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। सुबोध ने कान में ईयरफोन लगाया और मोबाइल की दुनिया में खो गया। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने था। अपना सामान लेकर वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ गया। घड़ी के कांटे रात के 12 बजा रहे थे। ट्रेन के आने में अभी 15 मिनट का समय बाकी था। सुबोध अपने मोबाइल पर वीडियोस देखने में इतना व्यस्त था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आज पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा है। न कोई ट्रेन आती दिख रही थी और न ही कोई पैसेंजर दिखाई पड़ रहा था। ठीक 12:15 पर ट्रेन ने जोरदार हॉर्न बजाया तो सुबोध का ध्यान मोबाइल से हटा और वो अपना सामान समेटता ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर की लाइट्स ऑफ थी। बोगी के अंदर गुप्त अंधेरा देखकर सुबोध थोड़ा सकपका सा गया। इससे पहले कि वो ट्रेन से नीचे उतरता, अचानक से लाइट्स ऑन हो गई। लाइट्स ऑन होते ही सुबोध की जान में जान आ गई। अपना सीट नंबर देखकर सामान रखने के बाद वो आराम से सीट पर बैठ गया। पूरी की पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी। सुबोध का दिमाग कुछ अनहोनी का संकेत देने लगा था। पूरी की पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी। सुबोध का दिमाग कुछ अनहोनी का संकेत देने लगा था। इतनी खचाखच भरकर चलने वाली ट्रेन आज बिल्कुल खाली कैसे पड़ी थी, ये बात उसकी समझ से परे थी। तभी उसने देखा एक औरत 2 बच्चों को हाथ पकड़े चली आ रही है। वो आकर ठीक सुबोध के सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ ही मिनटों में एक एक करके कई सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठने लगे थे। अपनी सीट पर गर्दन टिकाकर वो फिर से मोबाइल देखने लगा। सुबोध अक्सर इस ट्रेन से सफ़र करता रहता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी गंध आ रही थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा हो, जैसे कोई कपड़ा जल रहा हो। कपड़ा नहीं, मांस के जलने की गंध है ये। मांस के जलने पर कैसी गंध आती है, जानते हो ना तुम? ये ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसका मांस जलेगा चलती ट्रेन में? मांस जलने पर कैसा लगता है पता है तुम्हें? पहले चमड़ी जलती है, उसके बाद खून जलकर राख होता है और फिर उसके बाद मांस जलता है। किसी जीवित आदमी को जलते हुए देखा है कभी? कहते हैं जलकर मरना सबसे ज्यादा दर्द भरा होता है। सुबोध ने देखा कि बात करते हुए उस आदमी का चेहरा कुछ
अजीब तरीके से बदल गया। अभी तक बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। इस आदमी की ऐसी मनहूस बात सुनकर सुबोध को अनकंफर्टेबल सा महसूस होने लगा था। एक तो बोगी में से आती ये गंध उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। दूसरा, उस अधेड़ का ऐसा डरावना सा बर्ताव देखकर सुबोध समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी को इग्नोर करने के इरादे से सुबोध ने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। सामने एक सुंदर औरत अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ हाँ, वो इनकी बातों से मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी बातें कौन करता है? मौत कभी भी कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी ना आती है। जिसके नसीब में जलकर मरना लिखा हो उसे वो दर्द भोगना ही पड़ता है। अरे यार, ये सारे साइको लोग इसी डब्बे में भरे हुए हैं क्या? कहाँ फंस गया आज मैं? सुबोध कुछ कह पाता इससे पहले ही टीटी वहां आ गया। अजी, टिकट दिखाओ। ये लीजिए सर। मेरे होते हुए कोई भी बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकता है। आज 20 जून है और तुम्हारी टिकट पर 21 जून लिखा हुआ है। जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे ये कैसा मजाक है? आज ही 21 जून है, 20 तो कल थी। टिकट निकालो, नहीं तो ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। मैडम, टिकट दिखाइए आपका। ये लीजिए। आपका टिकट बिल्कुल सही है। अरे कुछ समझाइए इन्हें भी। अच्छा अच्छा, रुको, मैं अभी आपको देने के लिए अपने दोस्त से पैसे मंगवाता हूँ, ठीक है? हेलो, अरे यार नीरज, यार मेरे जीपे पर 2000 रुपये ट्रांसफर कर देना यार, प्लीज। पता नहीं यार कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? कहाँ पर है तू? अरे यार, भूल गया क्या? तेरे नंबर से ही तो टिकट बुक किया था मैंने। अपने घर उड़ीसा जा रहा हूँ मैं। क्या कहा? कौन सी ट्रेन से? वही भाई, अपनी कोरोमंडल एक्सप्रेस से। अरे तू क्या बोल रहा है भाई? कोरोमंडल तो कैंसिल हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुझे पता नहीं है क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार? तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद अभी ट्रेन में ही हूँ। किसी और ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ होगा। कोरोमंडल तो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। अरे यार, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? एक काम कर, अपने मोबाइल में तो खुद ही चेक कर ले, तुझे यकीन हो जाएगा। नीरज की बात सुनकर सुबोध फोन काट कर गूगल पर ट्रेन एक्सीडेंट कोरोमंडल सर्च करता है तो उसमें हादसे की सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाती है। नीरज बिल्कुल सही कह रहा था। एक दिन पहले ही भयंकर रेल दुर्घटना में कोरोमंडल में सफर करने वाले तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई थी। गूगल पर न्यूज़ पढ़ते हुए सुबोध के माथे पर पसीना आ गया था। डर से उसका हलक सूखने लगा था और हाथ कम कपाने लगे थे। सुबोध कुछ भी सोच पाता इससे पहले ही उसकी बोगी की लाइट स्पार्क करने लगती है। इससे पहले कि कोई भी संभल पाता, ट्रेन को एक जोरदार धक्का लगा और बोगी बेपटरी होकर पलट गई। सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीटों से नीचे गिर पड़े। सुबोध कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। नीचे गिरने के कारण यात्रियों को गहरी चोटें आई थी। किसी का हाथ टूट गया था तो किसी का पैर, किसी के सर से खून बह रहा था। छोटे बच्चे दर्द से चिल्ला रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई थी। ये सब देखकर दौड़ते हुए सुबोध बोगी के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर सुबोध बहुत घबराया। दौड़कर वो बोगी के दूसरे दरवाजे की ओर पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ भी आग लग चुकी थी। शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग धीरे धीरे पूरी बोगी में फैलने लगी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ मची हुई चीख पुकार सुनकर सुबोध का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और नीचे बैठ गया। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसकी चारों ओर मची चीख पुकार बंद हो गई है और फिर से उसके आसपास वही गंध फैल गई है। उसने चौंक कर अपना चेहरा ऊपर उठाया तो देखा उसके आसपास सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। ना कहीं आग थी और ना ही घायल पैसेंजर्स। घबराते हुए वो उठ खड़ा हुआ
उसके आसपास देखा कोई भी नहीं था। ट्रेन भी रुकी हुई थी। बगैर कुछ भी सोचे समझे सुबोध ने ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसकी आंखें भय से फटी रह गई जब उसने दरवाजे के पास बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखा। लेकिन उसकी आंखें भय से फटी रह गई जब उसने दरवाजे के पास बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ देखा। उन सभी की हालत बहुत ही खराब थी। किसी किसी के शरीर के मांस से अभी भी आग की लपटें उठ रही थी। उनके शरीर काले, बदबूदार और भद्दे हो गए थे और शरीर इस कदर गल चुका था कि मांस टूट टूट कर नीचे गिर रहा था। उन्हें पहचान पाना असंभव सा था। सुबोध को देखकर वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन सभी जले हुए पैसेंजर से बचते हुए सुबोध दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कुछ ऐसे ही जले हुए, बदसूरत और भयानक शक्ल वाले मुड़े हुए पैरों से चलते हुए कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सुबोध की नसों में डर की लहर सी दौड़ जाती। तभी एक भयानक चेहरे वाले आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि ये मांस के जलने की गंध है। अभी तो मान गए ना? हैं? जाने दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? जाने दो मुझे। हम भी बेमौत मारे गए थे। मौत सबको खुद चुनती है। कल हमारी बारी थी, आज तेरी बारी है। सुबोध के लाख विनती करने पर भी वे सभी पैसेंजर्स उसे नहीं छोड़ते और जलते बदन के साथ सुबोध से लिपट जाते हैं। सुबोध के शरीर में भी आग लग जाती है। सुबोध की दर्द से भरी हुई चीखें कुछ देर तक बोगी में गूंजती रहती है और फिर सब कुछ सामान Bye.